हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें ये दो पार्ट में रहने वाला है वीडियो, जिसमें एक पार्ट में मैं आधा चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद अगले आधे चैप्टर को मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसमें पढ़ना है मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में हम लोग जानते हैं। मैटर क्या होना चाहिए, मैटर के बारे में थोड़ा समझना होगा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में बस इतना जान लीजिए, मैटर कोई भी ऐसा चीज है, एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज वेट, शेप एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस मैटर एक ऐसा चीज है, एनीथिंग, जिसका कोई वेट होता है, स्पेस शेप होता है और वो कुछ जगह कवर करता है, उसी को मैटर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मार्कर है, मार्कर का कुछ वेट होगा, इसका कुछ शेप होगा और इसके बाद ये कुछ स्पेस कवर करता है। जैसे अगर यहाँ पे रखें तो इतना स्पेस वो कवर किया था, ये क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। उसी तरह ये डस्टर हो गया, उसी तरह हैंकी हो गया, उसी तरह मतलब फैन हो गया, सब क्या है, मैटर है। हमारे आसपास दिखने वाली ज्यादातर जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजें क्या होती है, मैटर होती है। मैटर क्या होता है, मैटर एक ऐसा चीज है जिसका वेट होता है, शेप होता है, वो जगह को ऑक्यूपाई करता है, शेप को, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैटर क्या होता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं बिना किसी देरी किए। मैटर क्या होता है, मैटर एक ऐसा चीज है जिसका शेप होता है, वेट होता है और वो जगह को, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसी को मैटर कहा जाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोगों को बस ये जानना है कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किससे मिलकर बना है, मैटर किससे मिलकर बना होता है, यही चीज हम लोगों को जानना है। तो बस इतना जानिए कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर किससे मिलकर बना होता है, तीन ही पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम पार्टिकल कहते हैं। कण को इंग्लिश में पार्टिकल कहा जाता है। तो व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, तीन ही पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल, तीन ही पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं बिना किसी देर के। अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में केवल 4 टॉपिक पढ़ना है, 4 चीजें पढ़ना है, 4 आर्टिकल पढ़ना है ना। या पार्टिकल ऑफ मैटर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें क्या टॉपिक बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, मैटर के पार्टिकल का क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बस वही पढ़ना है। तो 4 प्रॉपर्टीज होता है, वो पहले मैं बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पहला पॉइंट, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम। Particles of matter have some spaces between them. BTW का मतलब क्या है, between them. तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। सबको एग्जांपल के थ्रू मैं कराऊंगा चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को। कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। और चौथा प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 4 प्रॉपर्टीज या 4 विशेषताएं, 4 गुण होते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम। तीसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और चौथा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
ठीक है, यही 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए बारी बारी से सबको एनसीईआरटी के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ना। पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैसे कैसे प्रूव करेंगे हम चारों पॉइंट को, या कैसे पॉइंट ये सब आते हैं एनसीईआरटी में जो दिया गया है प्रूफ, उसको हम कवर कराएंगे इसमें। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम आर वेरी स्मॉल। पहला प्रॉपर्टी यही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो ये कैसे प्रूव होगा, आइए देखते हैं कैसे इस पॉइंट को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, बीकर में हम वाटर ले लेंगे 100 ml। क्या करेंगे, एक बीकर में 100 ml वाटर ले लेंगे, 100 ml वाटर ले लेंगे, और उसमें हम KMnO4 के क्रिस्टल को, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, KMnO4 के क्रिस्टल को डिपॉजिट कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। जब हम पोर करेंगे KMnO4 के क्रिस्टल को 100 ml वाटर में, तो हम देखेंगे KMnO4 का क्रिस्टल उसमें डिसोसिएट हो जाएगा और पर्पल कलर या वायलेट कलर का हमें सोल्यूशन मिलेगा, पर्पल कलर या वायलेट कलर का सोल्यूशन हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस जो पर्पल कलर या वायलेट कलर का सॉल्यूशन मिला है, इसके 10 ml को अलग बीकर में ले लेंगे और उसमें 90 ml वाटर डाल देंगे। 10 ml इस सॉल्यूशन के लेकर और उसमें 90 ml वाटर डाल देंगे, 90 ml वाटर डाल देंगे। तो इस बार क्या होगा, इस बार हमें पर्पल या वायलेट कलर मिलेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा, पहले के कंपैरिजन में वो थोड़ा डिम होगा, पहले के कंपैरिजन में वो थोड़ा, उसका जो डार्कनेस होगा वो थोड़ा कम होगा, या वो पहले से फेंट हो जाएगा। और इसे प्रोसेस को जब हम 6-7 बार रिपीट कर देंगे, तो उसका जो पर्पल या वायलेट कलर का जो डार्कनेस है वो और कम होता जाएगा, फेंटनेस वो फेंट होता जाएगा या डिम होता जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जब हम KMnO4 के क्रिस्टल को वाटर में डिपॉजिट किए, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट होने की वजह से पर्पल या वायलेट कलर का सोल्यूशन मिला है। जब हम बार बार इस प्रोसेस को, उसके 10 ml सोल्यूशन को निकाल के 90 ml वाटर डालते जा रहे हैं, तो और छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता जा रहा है, और अब पार्टिकल की संख्या पहले के कंपैरिजन में कम है, इसलिए जो फैंट हो जा रहा है वो पहले के कंपैरिजन में वो फैंट हो जा रहा है, उसका जो डार्कनेस वो कम होता जा रहा है। जब हम इसी प्रोसेस को 7-8 बार रिपीट करेंगे, तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब हमें पर्पल या वायलेट कलर तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फैंट होगा, मतलब वो एकदम वाटर के कलर का हो जाएगा, एकदम कलरलेस हो जाएगा। जब हम 7-8 बार इस प्रोसेस को रिपीट कर देंगे, इससे हमें यही पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल होते हैं। KMnO4 के क्रिस्टल को वाटर में डिपॉजिट करने पर वो छोटे पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट होते होते लास्ट में जाते जाते और वो अपना पर्पल कलर देता जा रहा है। लेकिन जब लास्ट में 7वें-8वें बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, तो उसका क्रिस्टल बहुत कम बचता है डिसोसिएट होने के बाद, जिसकी वजह से उसका कलर भी बहुत कम हो जाता है, डिम हो जाता है या फेंट हो जाता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी आप लोग, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग मूव ऑन करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। Particles of matter have some spaces between them. जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा प्रॉपर्टी है, बता रहा है कि मैटर के जितने पार्टिकल होते हैं उनके बीच कुछ स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के जितने पार्टिकल होते हैं उनके बीच कुछ जगह होता है, और उस जगह को कैसे हम साइंटिफिकली या एनसीईआरटी के एग्जांपल के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे और उसमें हम वाटर डिपॉजिट कर देंगे, वाटर हम डिसॉल्व कर लेंगे, वाटर हम उसमें ले लेंगे। ठीक है, वाटर हम ले लेंगे। ठीक है, एक बीकर में हम 100 ml वाटर ले लेंगे, 100 ml वाटर ले लेंगे और उसके अपर सरफेस को मार्क कर लेंगे। 100 ml का उसका वहां पे मार्क होता है, तो वहां पे वो पहले से वो मार्क होगा, उसका अपर सरफेस मार्क हो जाएगा। 100 ml तक उसका लाइनिंग खींची होती है, और उसी लाइनिंग में हम पहचान लेंगे कि उसका अपर सरफेस क्या है, वाटर का इतना है ना। वाटर को हमने एक बीकर में ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, शुगर डिपॉजिट करेंगे, शुगर डिसॉल्व करेंगे इसमें। जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं
तो शुगर को डिजोल्व करने पे होना क्या चाहिए, शुगर को डिजोल्व करने पे उसका वाटर सरफेस का वाटर लेवल बढ़ना चाहिए ना। पहले के कंपैरिजन में वाटर लेवल जो 100 ml है वो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वाटर यहाँ तक था और उसमें शुगर जब डाल दिए तो वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, यहाँ तक आ जाना चाहिए। पहले यहाँ तक था, अब वाटर लेवल थोड़ा बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम शुगर को ऐड किए हैं, शुगर के पार्टिकल को डिजोल्व किए हैं, शुगर को हमने डिजोल्व किया है, तो उसका वाटर लेवल या वाटर अपर सरफेस थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं है। और इससे यही पता चलता है कि इससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा। आइए कैसे प्रूव होगा, आइए देखते हैं। इससे पता चला कि जब हम शुगर को इसमें डिजोल्व किए तो इसका वाटर सरफेस बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं। बढ़ने का ना बढ़ने का रीजन ये है, ना बढ़ने का रीजन ये है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच कुछ इस जगह है, वाटर के जितने पार्टिकल्स हैं उनके बीच H2O मॉलिक्यूल के बीच कुछ जगह है, और उसी जगह में क्या होता है, शुगर के पार्टिकल क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। शुगर के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस, और जब शुगर के पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस तो मतलब उसी स्पेस में जब ऑक्यूपाई कर लेंगे, इसी वजह से उसका वाटर लेवल का अपर सरफेस बढ़ता नहीं है, अपर सरफेस जस्ट तस रहता है, अपर सरफेस अनचेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच कुछ जगह है, और उसी जगह में क्या होता है, शुगर के पार्टिकल जाके बैठ जाते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस, और जिसकी वजह से उसका अपर सरफेस चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। इससे हमें पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम। एक बार फिर से समझिए कि जब हम वाटर को किसी बीकर में ले लेते हैं 100 ml, तो उसमें ऑक्यूपाई कर 100 ml तक उसे फिल कर लेते हैं उस बीकर को, और जब हम बाहर से शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो अभी भी 100 ml ही उसका अपर सरफेस रहता है, 100 ml से 110 या 105 नहीं होता है। इससे ये पता चला कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच कुछ जगह थी, और उसी जगह में शुगर के पार्टिकल जाके ऑक्यूपाई कर लिए स्पेस, और इससे पता चला कि वाटर के पार्टिकल के बीच जगह था, या पार्टिकल, वो वाटर क्या है, एक तरह का मैटर ही है, तो और वाटर के पार्टिकल या मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, और उनके भी जगह था, और उसी जगह में शुगर के पार्टिकल जाके ऑक्यूपाई कर लिए स्पेस या बैठ गए, जिसकी वजह से उसका अपर सरफेस 100 ml की जगह 100 ml ही रहा, 110 या 105 नहीं हो पाया ना। इससे पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये भी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। तीसरे प्रॉपर्टी पर हम लोग आते हैं। जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो बहुत इजी है, वो बहुत, उसका एग्जांपल भी इजी होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तीसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल होते हैं, वो हमेशा लगातार मूव करते रहते हैं। और इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जब हम किसी इंसेंस स्टिक को, मतलब अगरबत्ती को जलाते हैं किसी कमरे में, तो उसका फ्रेग्रेंस जो, तो उसका जो धुआं होता है, उसका जो स्मॉग होता है पूरे कमरे में फैल जाता है। इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल, जब हमने अगरबत्ती को जलाया, इंसेंस स्टिक को बर्न किया, इंसेंस स्टिक को जलाया, वो मतलब फायर किया, तो उसके स्मॉग पूरे कमरे में फैल गए। इसका मतलब उसका जो पार्टिकल है वो पूरे कमरे में जाके बैठ गए, पूरे कमरे में जाके मूव होने लगे, और जहां जहां वो मूव हुए वहां उसका धुआं गया, वहां उसका स्मोक गया, वहां उसका फ्रेग्रेंस गया। इससे पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और कॉन्टिन्यूअसली मूव करने की वजह से उसका फ्रेग्रेंस पूरे कमरे में फैल जाता है, उसका स्मोक पूरे कमरे में फैल जाता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी आई थिंक समझते होंगे कि इसमें ज्यादा कुछ था भी नहीं, बहुत आसान ये पॉइंट था, बहुत आसान ये प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स था। चौथा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैव सम अट्रैक्शन फोर्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्या है, चौथा प्रॉपर्टी है। उनका फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर का ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो मजबूत रहेगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा वो उतना ही कमजोर रहेगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम लोहे की कील ले लेते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट, एक आइस ले लेते हैं, आइस का एक वर्ग ले लेते हैं, आइस का छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, आइस का छोटा
फ्रेम ले लेते हैं और उसके बाद हम एक चौक ले लेते हैं ना, जो बोर्ड पर लिखा जाता है चौक, उसको ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने आयरन ऑब्जेक्ट लिया, आइस लिया, चौक लिया और तीनों पर हैमर करेंगे। हैमर मतलब हथौड़ा मारेंगे और देखेंगे कि जब चौक पर हथौड़ा मारते हैं तो चौक एकदम चकनाचूर हो जाता है, बिखर जाता है, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन आइस पे थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है इन कंपेरिजन टू चौक, और आयरन ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा कम इफेक्ट पड़ता है इन कंपेरिजन टू चौक एंड आइस ना, उस पर बहुत ज्यादा कम इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा मुड़ जाए, अपने शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाए, लेकिन उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि चौक तो एकदम पाउडर फॉर्म में गया, आइस थोड़ा सा अपने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया या छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, लेकिन आयरन ऑब्जेक्ट पे ज्यादा चेंज नहीं आता। इससे क्या पता चलता है कि चौक के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम था, जिसकी वजह से वो तुरंत हैमर करने पे तुरंत छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में आ गया, और आइस के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में ज्यादा था, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम था, मॉडरेट था, इन दोनों का इंटरमीडिएट था, जिसकी वजह से जब हैमर किए, हैमर करने पे इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इससे कंपैरिजन में ज्यादा, इससे कंपैरिजन में कम, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। लेकिन आयरन ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से जब हैमर किए, जब हथौड़ा मारे तो इस पे कोई ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, और ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होगा, इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए चौक की तरह, या इसके तरह छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाए ना, डिसोसिएट हो जाए। तो यही चार प्रॉपर्टीज थे। आई थिंक ये चौथी प्रॉपर्टी भी आप समझ गए होंगे ना। यही चार प्रॉपर्टीज थे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर सम अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे कहा जाता है। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जितना ज्यादा मजबूत, और जितना कम अट्रैक्ट करेंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उतना ज्यादा कमजोर वो होगा। तो यही चार प्रॉपर्टीज थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। अब हम आते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा, 5 में भी पढ़ा होगा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होता है, मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, उसे हम कहते हैं सॉलिड ना। शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, फाइनाइट होता है, डेफिनिट होता है, उसे क्या कहा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसका वॉल्यूम तो फिक्स हो, फाइनाइट हो, डेफिनिट हो, लेकिन शेप फिक्स ना हो। वॉल्यूम तो फिक्स हो लेकिन शेप फिक्स ना हो, उसे क्या कहा जाता है, लिक्विड कहा जाता है। इसके बाद गैस की बात करें तो गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उसका शेप फिक्स होता है। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है, मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, फाइनाइट होता है, डेफिनिट होता है। लिक्विड एक मैटर का एक ऐसा स्टेट होता है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। गैस मैटर का एक ऐसा स्टेट होता है जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होता, नॉट डेफिनिट होता है, अनडेफिनिट होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता, अनफिक्स होता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं ना। पहले सॉलिड के बारे में जान लीजिए। तो हम लोग को क्या जानना है, पहली बात ये सॉलिड शेप। शेप क्या होता है इसका, फिक्स होता है, फाइनाइट होता है, डेफिनिट होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है, फाइनाइट होता है, डेफिनिट होता है। फिक्स होता है, फाइनाइट होता है, डेफिनिट होता है। इसके बाद अगर हम अगले पर मूव करें टाइप की तरफ, तो टाइप में ये क्या है, रिजिड है। रिजिड है, रिजिड का मतलब बहुत ठोस, मतलब मजबूत है। और लिक्विड और गैस दोनों कहते हैं फ्लूइड होते हैं ना, पानी की उसमें टेंडेंसी होती है। इसके बाद बात करें हम कंप्रेसिबिलिटी की, तो ये कंप्रेस नहीं हो पाते सॉलिड जल्दी, इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। ये नेग्लिजिबल नहीं कंप्रेसिबल होते हैं, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस का मतलब उस पर प्रेशर डाल के कैसे उसका चेंज कर दे शेप, उसी को कंप्रेसिबल कहा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ये मैक्सिमम होता है इसमें। किसी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। यही सॉलिड के पार्टिकल्स है मान लीजिए, तो इसके दो पार्टिकल के बीच सबसे ज्यादा फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उसे इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जो कि सॉलिड में मैक्सिमम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होता है। इसके बाद बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये इसमें मिनिमम होता है। किसी सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। जैसे कि आप फिगर से भी देख सकते हैं कि किसी दो पार्टिकल या किसी दो मॉलिक्यूल के सॉलिड के किसी दो पार्टिकल या मॉलिक्यूल के बीच स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है सॉलिड में ना। तो यही है, सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड फाइनाइट डेफिनिट होता है, टाइप रिजिड होता है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है। अब दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है ना, सॉलिड से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं वो दो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जब हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं वो स्ट्रेच हो जाता है, अपना शेप को चेंज कर लेता है, तो क्या वो सॉलिड है? क्या वो सॉलिड है? किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करने पे वो स्ट्रेच हो जाता है, उसके शेप में चेंज आ जाता है, तो क्या वो सॉलिड हुआ? वो तो सॉलिड नहीं ना हुआ, वो तो लिक्विड वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना। लिक्विड का क्या होता है कि लिक्विड का जब हम शेप चेंज करते हैं तुरंत शेप वो चेंज कर लेता है, या जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसी को लिक्विड कहा जाता है। तो रबर बैंड में भी वही है, रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है, तो उसका मतलब वो लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड कैसे हुआ? तो इसका आंसर सुन लीजिए, इसका रीजन क्या है कि वो सॉलिड है। इसका रीजन क्या है तो याद रखिए, जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, जब बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तभी वो अपना शेप चेंज करता है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। ये मान लीजिए उसका ओरिजिनल शेप था, और जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो अपने शेप को चेंज कर लिया। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए तभी अपने शेप को, ये ओरिजिनल शेप था उसका जब हमने फोर्स को नहीं लगाया था। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसके शेप में चेंज आ जाएगा। जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे तब वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इससे पता चला कि वो सॉलिड ही तो है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाया था ना उसके शेप में चेंज आया, जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। इसका मतलब उसके शेप में जो चेंज तभी होता है जब एक्सटर्नल फोर्स को लगाया जाता है, और एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देने पे वो वापस अपने स्टेट में शेप ओरिजिनल शेप में आ जाता है, और इसीलिए वो सॉलिड होता है। रबर बैंड सॉलिड माना जाता है क्योंकि जब ओरिजिनल एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी उसके शेप में चेंज आएगा, और जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसका मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शुगर और साल्ट को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसका शेप ले लेते हैं ना, वो टेक द शेप ऑफ कंटेनर, टेक द शेप ऑफ कंटेनर। तो क्या वो सॉलिड है? वो तो लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेगा और उसी को लिक्विड कहा जाता है। तो उसी तरह सॉलिड और शुगर या साल्ट को जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, तो इसका मतलब वो लिक्विड हुआ। सॉलिड कैसे हुआ? तो सॉलिड इसलिए हुआ, उसका रीजन मैं बता देता हूं, सेटिंग में दिया गया है। शुगर और साल्ट को जब हम जिस कंटेनर में डालते हैं या जिस बॉक्स में डालते हैं या जिस हिंदी में कहें तो डब्बे में डालते हैं, तो उसका हम बल्क अमाउंट लेते हैं ना, कोई इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करते। शुगर और साल्ट को जब भी लिया जाता है बल्क अमाउंट में लिया जाता है तभी वो उसका शेप लेता है। अब अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें, इंडिविजुअल शुगर या इंडिविजुअल साल्ट के पार्टिकल की बात करें, तो वो उसका जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप नहीं लेगा। जब हम उसको बल्क अमाउंट में रखेंगे तब वो उस डब्बे का शेप लेगा, डब्बे कंटेनर का शेप लेगा,
और ऐसे जब इंडिविजुअल पार्टिकल को रखेंगे तब उसका शेप नहीं लेगा, इसलिए वो शुगर या साल्ट के पार्टिकल सॉलिड है, क्योंकि जब हम बल्क अमाउंट में लेते हैं तब वो उसका कंटेनर का शेप लेता है, और इंडिविजुअल पार्टिकल को रखने पर वो उसके कंटेनर का शेप नहीं लेता, इसलिए वो सॉलिड होगा, लिक्विड नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे आई थिंक। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, मतलब अगला जो है लिक्विड। लिक्विड और गैस के बारे में समझ लीजिए, फिर उसके बाद तो लिक्विड और गैस के बारे में भी वही है जैसे कि सॉलिड में मैंने बताया था। शेप फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, डेफिनिट होता है, फाइनाइट होता है। फिक्स्ड, फाइनाइट, डेफिनिट। और अगर हम बात करें इसके टाइप की, तो टाइप ये फ्लूइड होता है, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, लिक्विड और गैस दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। इसके बाद अगर हम कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये मॉडरेट होता है इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी, सॉलिड से ज्यादा और लिक्विड गैस से कम। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, एक बार फिर से बता देता हूं कि किसी भी मैटर को जब हम फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो उसके शेप में चेंज आ जाए, उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। जितना ज्यादा वो शेप में चेंज कर लेगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, कम शेप में चेंज होगा तो कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी। जैसे कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है क्योंकि उसके शेप में कोई चेंज नहीं होता। लिक्विड में थोड़ा होता है, इन दोनों के बीच का होता है, सॉलिड और गैस का, इसलिए मॉडरेट लिख दिया, या इंटरमीडिएट होता है। और गैस में सबसे ज्यादा होता है, गैस में जैसे प्रेशर लगाएंगे वो तुरंत अपने शेप को चेंज कर लेगा, उसमें मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसके बाद बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मॉडरेट होता है या इंटरमीडिएट होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉडरेट होता है, इंटरमीडिएट होता है, सॉलिड से ज्यादा और लिक्विड गैस से कम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम, लिक्विड से गैस से ज्यादा ना, लिक्विड में होता है। अब हम आते हैं गैस की बारे में बताने, वो ज्यादा पॉइंट नहीं है, सब वही पॉइंट है कुछ ही। शेप क्या होता है, नॉट फिक्स होता है। वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इसमें नॉट फिक्स होता है, इनडेफिनिट हो जाता है। टाइप फ्लूइड होगा, कंप्रेसिबिलिटी इसकी मैक्सिमम होती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है गैस में ना। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा होगा। अगला है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या अपने स्टेट को मैटर चेंज कर सकता है। तो हम जानते हैं इसका, इसमें ज्यादा नहीं, बस ये जानिए कि सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, तीन स्टेट होते हैं। अब हम एक ऐसा एग्जांपल दें जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, एक ऐसा मैटर जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट करता है, वो वाटर है। मतलब लिक्विड सॉलिड में भी रहता है आइस के रूप में, लिक्विड में रहता है वाटर के रूप में, और गैस के रूप में रहता है वाटर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। गैस में रहता है वाटर वेपर के रूप में। ठीक है, अब हम कैसे इन तीनों स्टेट को आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सॉलिड को लिक्विड में बदला जा सकता है, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है, गैस को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में बदला जा सकता है, गैस को सॉलिड में बदला जा सकता है। बस यही हम लोगों को पढ़ना है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या स्टेट को चेंज कर सकता है मैटर, तो बिल्कुल कर सकता है ना। अब हम लोग आएंगे
कैसे चेंज करेगा, तो दो तरीके से चेंज करता है, एक टेम्परेचर की मदद से और दूसरा प्रेशर की मदद से। टेम्परेचर की मदद से और प्रेशर की मदद से। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ना, आइए देते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करके ना। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा है, कठिन भी है। सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है ना, जब हम सॉलिड के पार्टिकल को हीट करते हैं। टेम्परेचर का मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर देने का मतलब क्या है, हीट कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, मतलब उसको गर्म कर रहे हैं ना। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पर होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उसका, और इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन अब कैसे होता है ये प्रोसेस आगे देखते हैं ना। तो जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, जब किसी सॉलिड के पार्टिकल को हीट करते हैं, ये मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होती है, सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। के का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जब हम सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो रैंडमली मूव करने लगते हैं, इधर से उधर मूव करने लगते हैं, और जब टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बैरियर को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, उसको ये ओवरकम कर जाता है, और ओवरकम करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये फ्रीली मूव करने लगता है, और इसके बीच का जो स्पेस होता है वो एकदम ज्यादा हो जाता है, और किसके बराबर हो जाता है, जैसा कि लिक्विड में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ स्पेस बहुत ज्यादा होता है सॉलिड के कंपेरिजन में, उसमें लिक्विड में। तो जब हम उसको हीट लगातार करते जा रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है सॉलिड के पार्टिकल्स की, और उनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने की वजह से उसके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और वह मिनिमम टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ना। उस एमपी का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट उसे कहा जाता है। तो सॉलिड का वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट एमपी कहते हैं। और इस प्रोसेस को जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम फ्यूजन करते हैं ना। क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें वाटर और आइस का ही, उसी के थ्रू समझाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि जब हम आइस को लिए, आइस ही सॉलिड है मान लीजिए, और उसको हमने हीट किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये रहता है, और जब हम हीट करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि लिक्विड स्टेट में है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। ठीक है, तो जब हम आइस को हीट करेंगे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो हीट जो हमने दिया वो हीट गया कहाँ, उसका टेम्परेचर जब बढ़ा नहीं तो हीट जो मैंने दिया वो गया कहाँ ना। तो इसका आंसर है कि जो हीट मैंने दिया वो उसके स्टेट को कन्वर्ट करने में काम आ गया ना। जो मैंने हीट उसको दिया वो उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा गया, और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा गया, इतना बढ़ा दिया कि वो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके उसके स्टेट को ही कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया उसको। और 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस अभी भी है, टेम्परेचर सेम है, लेकिन हीट वो गया, इसलिए वो हिडन हो गया, छुप गया, वो उसके स्टेट में कन्वर्ट करने में चला गया, उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाकर उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को के बैरियर को ओवरकम कर दिया, और उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, और वो जो हीट मैंने दिया वो छुप गया, हिडन हो गया। इसी हिडन हीट को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं।
और ये किसकी बात हो रही है, फ्यूजन की प्रोसेस की, क्योंकि सॉलिड कन्वर्ट जब होता है लिक्विड में तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं, इसलिए इस हीट को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है ना। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हम किसी आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रहता है हीट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। तो हीट जो मैंने दिया वो गया कहाँ, वो इसलिए गया, वो वहां गया कि काइनेटिक एनर्जी के आइस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा गया, आइस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को वो बढ़ा गया और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बैरियर को तोड़ दिया और उसके स्टेट को कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो गया, मतलब उसके स्टेट में कन्वर्जन में काम आ गया। वो जो हीट मैंने दिया वो हिडन हो गया, छुप गया, और हिडन हीट को ही हम लैटेंट का मतलब हिडन होता है, उसी को लैटेंट हीट ऑफ, क्योंकि फ्यूजन का प्रोसेस है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। अब हम आते हैं अगले इसी पे, जब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे उस पे आते हैं ना, उस वाले एग्जांपल पर आते हैं, आगे देखते हैं। तो जब हम किसी लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे या गैस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, और जिस टेम्परेचर पर होता है उसे कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर में समझिएगा, बीपी का मतलब यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना। लिक्विड जब वेपर या गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे बीपी कहते हैं, और इस प्रोसेस को उस टेम्परेचर को बीपी कहते हैं, और उस प्रोसेस को इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहा जाता है। इसमें भी वही होता है कि जब हम लिक्विड के पार्टिकल को हीट करते हैं, जब हम हीट करेंगे लिक्विड के पार्टिकल को तो उसके पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी और एक ऐसा स्टेट आएगा, एक ऐसा स्थिति आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा जब हम उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बैरियर को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, और जब ब्रेक डाउन कर देगा तो वो उसके स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि गैस के स्टेट के बराबर हो जाएगा। जैसे कि गैस में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, और उस टेम्परेचर पर मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड गैस में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, एक वर्ड जोड़ना जरूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब वह मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस और वेपर ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं होता है, जो होता है एक्चुअल डेफिनेशन वो मैं बाद में बताऊंगा। इस वीडियो में बताने में वो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी नहीं है ना। हाँ, तो ये समझ जाइए। और इसी यहाँ पे भी वही क्वेश्चन उठा है, जो हमने हीट दिया वो कहाँ गया, 100 डिग्री सेल्सियस इसका भी, 100 डिग्री सेल्सियस उसका भी, लेकिन हीट कहाँ गया, तो हीट गया उसके लैटेंट हीट में, छुप गया उसके स्टेट को कन्वर्ट कराने में, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, लैटेंट हीट में चला गया। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, छुप गया ना, वही छुप गया मतलब स्टेट कन्वर्ट करने में लग गया या काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में लग गया। और क्योंकि ये वेपराइजेशन का प्रोसेस है तो लैटेंट हीट को वेपराइजेशन भी कहा जाता है इसको, ये वेपराइजेशन का प्रोसेस है इसलिए इसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। बस यही आज के इस वीडियो में बस इतना ही करूंगा, यही टॉपिक पढ़ा के फिर अगले वीडियो में मैं जो बचा टॉपिक है उसको कवर करके इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा ना। तो जो क्वेश्चन है ये है, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्यों ऐसा होता है? पार्टिकल्स ऑफ स्टीम का एनर्जी ज्यादा होता है पार्टिकल्स ऑफ वाटर से, ऐसा क्यों होता है ना? तो ऐसा इसलिए होता है कि पार्टिकल्स ऑफ स्टीम में एक्स्ट्रा हीट ऑफ एनर्जी है, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है जिसे हम लैटेंट हीट कहते हैं, और इसीलिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से ये ज्यादा एनर्जी रखता है इन कंपेरिजन टू पार्टिकल्स ऑफ वाटर। कहने का मतलब क्या है कि जब हम स्टीम को बात करें और बात करें वाटर की,
तो दोनों में किसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो स्टीम के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है, जिसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम स्टीम से जलते हैं, स्टीम से बर्न होते हैं हमारा स्किन, तो ज्यादा हमें दर्द होता है इन कंपेरिजन टू जब हम किसी वाटर गर्म पानी से जलते हैं तब ना। गर्म पानी की अपेक्षा, गर्म पानी के कंपेरिजन में जब हम उसके स्टीम से जलते हैं तब ज्यादा हमें दर्द होता है, ज्यादा हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसका रीजन यही है क्योंकि उसके पास लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि होता है, अगर वाटर की बात करें, वाटर से जब वाटर वेपर में बदलता है तो 539 किलो कैलोरी पर मोल शायद होता है। और वही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होने की वजह से हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है, ज्यादा तकलीफ होती है जब हम भाप से जलते हैं, स्टीम से जलते हैं तब, इन कंपेरिजन टू जब हम जल से जलते हैं, पानी से जलते हैं तब ना। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो जब हम पार्टिकल्स ऑफ स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है पार्टिकल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है, जिसे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अगर हम वाटर और वेपर की बात करें, वाटर वेपर की, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 539 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इसीलिए जब हम स्टीम से जलते हैं, स्टीम से हमारा स्किन बर्न होता है तो हमें ज्यादा तकलीफ होता है इन कंपेरिजन टू इस वाटर के जलने से, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है, जिसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, जो कि 539 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है। इसी वजह से हमें ज्यादा तकलीफ होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी जो बचे टॉपिक है उसे हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और 2 वीडियो में मैंने बताया था, 2 वीडियो में ये होने वाला है चैप्टर, और 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।